नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। इंदौर में नोटा 2 लाख से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहा। सीबीआईसी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2024 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट SDC अनिवार्य कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने ग्रीनिंग इनिशिएटिव इन कोल एंड लिग्नाइट PSU शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर मई में 8.9 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए। विश्व बैंक ने स्टेट्स एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। इंदौर में नोटा 2 लाख से ज्यादा वोट पाकर मतगणना में दूसरे नंबर पर रहा। नोटा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL द्वारा दायर एक जनहित याचिका यानी PIL की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया था। आइए खबर के शुरुआत में नोटा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प देता है। इस प्रकार यह चुनाव में उपलब्ध विकल्पों के प्रति मतदाताओं की नापसंद को जाहिर करता है। यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नोटा का विकल्प केवल वयस्क मताधिकार से होने वाले प्रत्यक्ष चुनावों के लिए है। फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोटा के लाभ के बारे में बात करें तो यह नागरिकों की ओर से असंतोष व्यक्त करने का एक जरिया है। यह अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यह नागरिकों के साथ साथ राजनेताओं में उच्च नैतिक और सदाचार मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए मजबूर करता है। चलिए अब खबर के अंत में नोटा से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण यह केवल प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। आमतौर पर बहुत कम मतदाता ही नोटा के विकल्प का चयन करते हैं आदि। अंत में निष्कर्ष की बात करें तो नोटा विकल्प को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो वहां दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सीबीआईसी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2024 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक लागू होने के बाद 1944 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की जगह लेगा। विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं पुराने और निरर्थक प्रावधानों को हटाकर एक व्यापक एवं आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसी के साथ उत्पाद शुल्क के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। जब वस्तु को विनिर्माण केंद्र से गोदाम में ले जाया जाता है तब इसका भुगतान किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका भुगतान वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा सरकार को किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। उत्पाद शुल्क के लिए 2 अधिनियम या कानून लागू किए गए हैं। पहला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944। इसके तहत देश में विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह का कार्य किया जाता है। और दूसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985। इसमें उन वस्तुओं की सूची है जिन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।
साथ ही इसमें भुगतान की जाने वाली शुल्क की दरों का भी उल्लेख है। वर्तमान समय में कई प्रकार के उत्पाद शुल्कों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। इसके चलते अभी उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर लागू है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय जीएसटी ने उत्पाद शुल्क का स्थान ले लिया है। शराब से बने उत्पादों और मादक पदार्थों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसे राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यानी एसडीसी अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि वैध सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बिना टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विज्ञापन करवाने वाले या विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एसडीसी को कुछ निश्चित पोर्टल पर जमा करना होगा, जैसे टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर, प्रिंट मीडिया और डिजिटल या इंटरनेट पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एसडीसी में यह प्रमाणित किया जाएगा कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं। विज्ञापन में कुछ क्षेत्रों से जुड़े विनियामकीय दिशा निर्देशों का पालन किया गया है, जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 और भारतीय प्रेस परिषद का पत्रकारिता आचरण मानक आदि। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और इस कदम के महत्व को समझते हैं। पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। इससे विनिर्माताओं, प्रमोटर्स और विज्ञापन करवाने वालों की ओर से बिना किसी जवाबदेही के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना। यह जनता के हितों के लिए हानिकारक अनुचित व्यापार पद्धतियों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाएगा। और अंत में नियम और कानूनों का बेहतर तरीके से लागू होना, जैसे भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए एंडोर्समेंट मार्गदर्शक सिद्धांत 2022 के तहत शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई 1979 की बात करें तो यह एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। इसकी स्थापना प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत वर्ष 1979 में की गई थी। इसकी भूमिका की बात करें तो यह भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए मानकों को बनाए रखता है तथा समय समय पर उनमें सुधार करता है ताकि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रह सके। आपको बता दें कि पीसीआई में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परंपरा के अनुसार पीसीआई का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके अध्यक्ष को कुछ विशेष सदस्यों द्वारा मिलकर बनी एक समिति द्वारा नामित किया जाता है, जैसे राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना गया एक व्यक्ति। चलिए इसी के साथ रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। कोयला मंत्रालय ने ग्रीनिंग इनिशिएटिव इन कोल एंड लिग्नाइट पीएसयू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव या फुटप्रिंट को कम करने के लिए पीएसयूज के प्रयासों को बताया गया है। ये पीएसयूज खनन क्षेत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में भूमि का पुनरुद्धार और वनीकरण कर कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। कोयला क्षेत्रक से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों यानी कोल पीएसयूज ने व्यापक वनीकरण और पारिस्थितिक पुनरुद्धार से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। कोयला क्षेत्रक में कार्यरत पीएसयूज ने सीड बॉल प्लांटेशन, ड्रोन के जरिए बीजों का छिड़काव और वृक्षारोपण हेतु मियावाकी तकनीक जैसे कई नए विकल्पों को अपनाया है ताकि कोयला खनन वाले क्षेत्रों में हरित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के तहत छोटे छोटे क्षेत्रों में देशज वृक्ष, झाड़ियां और पौधे लगाए जाते हैं। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और खनन क्षेत्रक में शुरू की गई कुछ अन्य हरित पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। कोयला मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोयला खदान बंद कर दी गई है तो खनन की गई भूमि को ठीक करना और उसका पुनरुद्धार करना अनिवार्य है।
खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना शुरू की गई है। वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए वन मंत्रालय से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के तहत भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के जरिए 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। खबर के आखिर में कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को भी समझने का प्रयास करते हैं। खुली खदानों से कोयला खनन के कारण व्यापक स्तर पर उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। कई हानिकारक विषैली धातुएं कृषि भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है और मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। साथ ही लैंड प्रोफाइल में परिवर्तन, भूमि क्षरण, वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव जैसे प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और लोगों का विस्थापन होता है और उनकी आजीविका का भी नुकसान होता है। इसके अलावा कोयला खनन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, एसिड रॉक ड्रेनेज आदि का भी कारण बनता है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर मई में 8.9 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए। ONDC पर एक महीने में 5 मिलियन रिटेल ऑर्डर किए गए और एक दिन में 2 लाख रिटेल लेन देन संपन्न होने का एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। खबर की शुरुआत में ONDC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की एक पहल है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। यह ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल के तहत ओपन सोर्स कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। यह किसी कंपनी द्वारा क्लोज्ड सोर्स कार्यप्रणाली पर आधारित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अलग है। आपको बता दें कि ONDC का मिशन सभी तरह के विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़कर देश में ई-कॉमर्स की पैठ बढ़ाना है। चलिए अब ONDC के लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है विक्रेता। ONDC के चलते लघु स्तर के विक्रेताओं को बड़े कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी ऑनलाइन मौजूदगी दर्ज कराने का समान अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा है खरीदार। ONDC के चलते खरीदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न श्रेणियों के अनेक उत्पादों तक पहुंच हो जाती है। इससे खरीदारों का शॉपिंग एक्सपीरियंस दिलचस्प हो जाता है। तीसरा है टेक कंपनियां। ONDC से उत्पादों और सेवाओं को बाजार में तेजी से लाने और अपना विस्तार करने का अवसर मिलता है। और अंत में है फिनटेक। इससे ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी संस्थाओं को ऋण और वित्त पोषण मिलने में आसानी हुई है। ONDC से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो यह पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्धा में है। इसके अलावा कई ऑफलाइन कारोबार को ऑनलाइन मोड में लाना अपने आप में एक चुनौती है आदि। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व बैंक ने स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट जारी की। खबर की शुरुआत में सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 में पहली बार कार्बन प्राइसिंग यानी CP राजस्व 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 75 तरीके से कार्बन प्राइसिंग तय की जाती है। यह लगभग 24% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कवर करते हैं। ब्राजील, भारत और तुर्की ने कार्बन प्राइसिंग को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्बन क्रेडिट्स जारी करने के मामले में चीन और भारत अग्रणी देश हैं। कार्बन प्राइसिंग एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जिसके तहत कंपनियों द्वारा ग्रीन हाउस गैस, मुख्य रूप से CO2 उत्सर्जन से होने वाले नुकसान की भरपाई उन्हीं कंपनियों से की जाती है। कार्बन प्राइसिंग के प्रकारों की बात करें तो इसमें उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETS और कार्बन टैक्स प्रमुख है। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETS के तहत ग्रीन हाउस गैस GHG का उत्सर्जन करने वाली कंपनियां अपने उत्सर्जन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एमिशन यूनिट्स खरीद सकती है। ETS के प्रकार हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम और बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम। वहीं कार्बन टैक्स की बात करें तो इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन कंटेंट की प्रति यूनिट की कीमत तय कर उस पर टैक्स लगाया जाता है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और कार्बन प्राइसिंग के लाभ को भी समझते हैं। यह उत्सर्जन करने वालों पर आर्थिक भुगतान का भार डालता है। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर बनाए रखने का लक्ष्य हासिल करने में सहायक है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन प्राइसिंग की बात करें तो 2023 में भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS की शुरुआत की थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना लागू की गई है और प्रति टन कोयले पर 400 रुपए का उपकर लगाया जाता है। खबर के आखिर में वैश्विक स्तर पर कार्बन प्राइसिंग की बात करते हैं। कार्बन प्राइसिंग की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत की गई थी। इसके तहत बाजार आधारित 3 प्रणालियों को अपनाया गया था। पहला इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग यानी IET, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM और तीसरा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार की अनुमति दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मेक्सिको। इस देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी। क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इस देश की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी स्थलीय सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती हैं। इसकी समुद्री सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर से तथा पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर से लगती हैं। आखिर में इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र है जहां सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है और बार बार भूकंप आते हैं। इस देश की प्रमुख नदियां रियो ग्रांडे, याकी आदि हैं। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला सिएरा माद्रे और प्रमुख पर्वत शिखर पिको डी ओरिजाबा, पोपोकाटेपेटल, इस्टासिहुआटल है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रेस्टन वक्र यानी प्रेस्टन कर्व, इसे 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल H. प्रेस्टन ने पेश किया था। प्रेस्टन वक्र यह दर्शाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से उसकी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती है। रुपये का मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जब आपूर्ति और मांग जैसे बाजार आधारित कारकों के चलते अन्य मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को डिब्बा बंद जूस पैकेट्स पर चिपके लेबल्स और उनसे संबंधित विज्ञापनों से 100% फ्रूट जूस के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 में ऐसे किसी भी तरह के दावे का कोई प्रावधान नहीं है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने यह पाया है कि हॉकिंग रेडिएशन को मौजूदा टेलीस्कोप्स द्वारा देखा जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR बच्चों में सिकल सेल रोग SCD के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया का ओरल फॉर्मुलेशन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायरस से संक्रमित होने पर बैक्टीरिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA का उपयोग करते हैं। चीन का चांग-ई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा है। इससे चंद्रमा और पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।